हम समुद्र का कानून फॉलो करेंगे। फिर समुद्र के कानून क्या होते हैं? आपने जो पाथ फॉलो किया मेरे पास तक आने के लिए, वो आपका लोकस कहलाता है। तुम लोगों ने ना अभी 11th पे कदम रखा है, तो तुम लोगों को अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। हाँ भाई, क्या क्या काम दिया गया था आपको? एनसीईआरटी। एक अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन तो हो सकता है अटका हो, मिसलेनियस में अल्फा बीटा वाला। हाँ, जो भी नंबर हो उसका, वो तो अटका होगा, लेकिन बाकी तो सारे ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे। 18 19 तो कंजुगेट वाले हैं, वो मल्टीप्लाई करो और आंसर पाओ। तो एनसीईआरटी की मिसलेनियस का 17th है ना? जरा बोलना शुरू करो, क्या क्या है। बीटा का मोड जो है वो 1 दे रखा है, और हमसे कह रहा है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा के मोड की वैल्यू फाइंड करिए। शायद ये पूछा है बस, ठीक है ना? और ये वाली मोड बीटा 1 दिया है। अब आपको ध्यान होगा, मैंने कॉन्जुगेट और मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, तो एक प्रॉपर्टी बताई थी और कहा था कि इससे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट अगर इंटू करी जाए उसमें, तो वो उसी के मोड के स्क्वायर के इक्वल होती है। याद है? मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी ऐसे क्वेश्चन में इस्तेमाल होनी थी, और देखो इसमें होगी। क्या ये प्रॉपर्टी ध्यान आ गई? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉन्जुगेट की इंटू की जाए तो वो इक्वल आता है उनके मॉडुलस के स्क्वायर के। चलिए देखें आप ये वाली वैल्यू। अब एक बात सोच के देखो, अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो जब यहां पर ऑपरेशन चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो ये सारा सॉल्व करने के बाद भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया होगा। मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, आता हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो ये पूरी वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो इसको यहां से कंपेयर कर रहा हूं। देखो, अगर मैं कुछ ऐसे लिख पाऊं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटे के मोड का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी देखो ऐसे फिट होगी। ये वाली चीज आ गई। इक्वल में क्या आना चाहिए? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की मल्टीप्लाई इसी के कंजुगेट से। देखो, क्या ये प्रॉपर्टी दिख रही है, लगती है आपको? तो अल्फा में क्यों आएगा बार? मैंने इस पूरे के ऊपर लगा तो दिया। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इसमें इंटू करी इसी के कंजुगेट से, तो इक्वल हो गया देखो जेड के ही मोड के स्क्वायर के। बस हमको ये सॉल्व करना है, तो यानी हमें ये ढूंढना है बस। अगर ये वाली वैल्यू मिल जाए तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे, आ जाएगा आंसर बस। तो देखो कैसे करा जा रहा है। ये तो ऐसे क्या ऐसा रहेगा। यहां पर देखो, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमको यहां पर माइनस में, डिवाइड में, माइनस में दिख रहे हैं, और इस पूरे का कंजुगेट करना है, तो कुछ इस तरीके से ये कंजुगेट सबके पास चला जाएगा। देखो, ये कंजुगेट है, और कंजुगेट के ऊपर एक और बार लगेगा, तो क्या बन जाएगा वो? भाई अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि z है, उसके ऊपर बार है, उसका फिर से बार करा जाए तो वापस से z मिल जाएगा। तो ये है मेन स्टेप आपके लिए ध्यान रखने वाला, कि जब इस पूरे का बार था, ठीक है, तो हमने सबके लिए अलग अलग बार, ये रियल नंबर है, इस पे बार आएगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही बार होता है बस। तो यहां पर सबके बार अलग अलग कर दिए। इसके ऊपर एक बार पहले से था, जब एक और लगा होगा तो वो हट गए दोनों। अब बस हमें इन दोनों की इंटू करनी है। जरा बताओ कैसे होगी। पहले बीटा की बीटा बार में करेंगे तो बीटा इंटू बीटा बार, फिर बीटा की अल्फा बार में करेंगे तो बीटा इंटू अल्फा बार, फिर अल्फा का नंबर आएगा इन दोनों में, तो माइनस का अल्फा इंटू बीटा बार और प्लस का अल्फा इंटू अल्फा बार अपॉन ने, बताओ। वन की वन में होगी पहले, तो वन की इसमें होगी, तो और फिर अल्फा बार बीटा का नंबर आएगा, अल्फा बार बीटा, और फिर इसकी होगी तो अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। बताओ, सही है? हम इसको नहीं छेड़ रहे क्योंकि ये तो आंसर में चाहिए ही हमको, भाई इसका स्क्वायर उधर भेज देंगे बाद में। अब बताओ, ये जो बीटा इंटू बीटा बार है, इन सब में ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती? बीटा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही था एक, तो इस जगह पर और यहां पर सब जगह पर ये वाला हिस्सा आ सकता है, ऐसे वाला। देखे जरा, ये क्या बन जाएगा? मोड बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू बीटा बार, और ये मोड अल्फा का स्क्वायर अपॉन
1 माइनस अल्फा अल्फा बार बीटा, और ये अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। बताइए, इसी वाली प्रॉपर्टी को पहले यहां लगाया था और फिर यहां फिर लग गई सारे में। अब लेकिन हमको मोड बीटा की वैल्यू 1 पता है, यानी ये 1 हो गया और बस ये वाला 1 हो गया। इसकी 1 तो नहीं करोगे, इसकी वैल्यू नहीं, ये गिवन नहीं है हमको। हमको गिवन की वैल्यू मोड बीटा की वैल्यू है 1, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो देखिए कितनी जगह है नीचे, अभी एक स्टेप आ जाएगा और ठीक है, इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 1 माइनस बीटा अल्फा बीटा बार, और ये तो रहेगा ऐसे का ऐसा अपॉन 1 माइनस ये क्या है, अल्फा बीटा बार। इसको इधर लिख सकता हूं क्या, आगे पीछे? इस वाली वैल्यू को पहले लिख लूं, इसको बाद में लिख लूं? क्यों, अभी चलेगा पता। देखो इसको पहले लिख रहा हूं अगर, तो अल्फा बार बीटा माइनस का अल्फा बीटा बार, ये तो 1 हो गया लेकिन ये बच गया, क्योंकि जो वैल्यू ऊपर है ना वही है पूरी नीचे। देखो ध्यान से, 1 प्लस का बीटा अल्फा बार, ये भी तो बीटा अल्फा बार ही है, दोनों माइनस थे। अल्फा बीटा बार दोनों प्लस के, फिर अल्फा स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू से ये पूरी कट जाएगी ना 1, तो बच्चा क्या, ये वाली पूरी वैल्यू इक्वल टू 1। ऐसे लिखें, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा के स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है, और जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस आएगा, यानी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन क्योंकि ये क्या है, मोड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो माइनस वाली वैल्यू को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आंसर केवल क्या आएगा, बोलो, बस ये है इसलिए क्वेश्चन। और ये बढ़िया इसलिए है क्योंकि अल्फा और बीटा के बारे में चल रहा है ऑपरेशन, और अल्फा बीटा की वैल्यू दी नहीं है। अगर 2 प्लस 3 आया, 5 माइनस 4 आया, ऐसी ऐसी कोई वैल्यू होती ना अल्फा बीटा की, तो इसे करने में देर थोड़ी लगती फिर क्वेश्चन को। आज मैंने आपसे कहा था हम लोग ना एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आपके सामने रखी हुई एग्जाम्पलर ही है। इसमें भरपूर क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमको ऐसे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जेड तो दिया होगा, जेड, लेकिन जेड की वैल्यू नहीं दी होगी। बार बार हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जेड को एक्स प्लस आइटा वाई या फिर ए प्लस आइटा बी ऐसा कुछ लेट करेंगे और फिर करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज ये समझ लो 1.5 घंटे में बस वही चलते रहेंगे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। आज की पूरी क्लास एग्जाम्पलर के नाम है। √3 प्लस आइटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये मैच नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो गया? किसी और के पास एनसीईआरटी है तो मैच करो जरा एक बार, क्या था मिस प्रिंटिंग हो। 5.2 पोलर फॉर्म वर्क, नई वाली में तो होगी नहीं, नई वाली है ना ये, इसमें तो होगी नहीं। देखो इसमें देख, इस वाली में देख, सेम है क्या, यही है। तो देखो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने को बोला गया था इसको, अगर तो क्या था, पहले तो निकालते थे मोड जेड, वो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2, और आर्ग्यूमेंट की बात करते थे हम, पहले निकालते थे tan थीटा। इमेजिनरी ऑफ जेड 1 है, रियल ऑफ जेड क्या है, √3। 10 में 1/√3 होता है 30 पे, यानी π/6 पे, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई π/6। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में है, तो जो थीटा होता है वही आर्ग्यूमेंट हो जाता है पहले क्वाड्रेंट में। तो पोलर फॉर्म क्या आएगी, मोड जेड यानी 2 cos π/6 प्लस आइटा साइन π/6। और ये मैच नहीं कर रहा, वाह, ये हुई ना बात। अब मैं 5 करूं, ये कौन सा था, ये 7 था, और इन भाई साहब ने गलत पूछ लिया। क्वेश्चन करने के बाद ध्यान आया तुझे ये बात, वो क्या है क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो पता है क्यों, क्या हो रहा होगा, मैंने तेरे से कहा था थर्ड क्वाड्रेंट है, मैंने तुम्हें 2 केस बताए थे आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, 2 तरीके बताए थे। एक एंटी क्लॉकवाइज जिसमें एंगल पॉजिटिव होता है, और एक क्लॉकवाइज तो आया था -π प्लस थीटा वाला। तो बस कॉपी में नोट किए थे ना तूने 2 तरीके, वो दूसरे वाले से करियो, आ जाएगा आंसर। फिर मैडम आपसे कौन सा नहीं बता, ये 17 है, 18 वो है क्या, a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी ई प्लस आइटा एफ, वो 19 है, तो 18 में क्या है,
ओके, इंटीग्रल नॉन जीरो सॉल्यूशंस वाला ना, ठीक है। तेरा वेट का हुआ? हाँ जी, देखो 18th नंबर का क्वेश्चन है, पुराने वाले में एनसीईआरटी में मिसलेनियस में, और नई वाली में 14th 12th 12th कह रहा है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं इसमें? सॉल्यूशंस कहते कि नहीं ऐसी इक्वेशंस के एक्स की वैल्यूज को हमें नॉन जीरो चाहिए, यानी कि एक्स की एक्चुअली जीरो ना आ रही हो, और इंटीग्रल जी यानी पॉइंट बनी चाहिए, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 2 3 4 ऐसी कुछ आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब मोड का मतलब तो मोड निकाल लें पहले। तो रूट के अंदर 1 + 1 ही आएगा ये तो, और पूरे की पावर एक्स, ये ऐसे कैसा, यहां पर क्या बन गया, √2 की पावर एक्स, √2 तो हो गया, √2 का मतलब 2 की पावर एक्स बाई 2, रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगी ना पावर, और यहाँ 2 की पावर एक्स चल ही रहा है, तो दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जानी चाहिए। तो x/2 इज इक्वल टू एक्स, क्या मैं यहाँ एक्स एक्स काट दूं? अगर यहाँ पर तुम्हारे ख्याल में आया कि एक्स एक्स काट दो तो यहाँ बचेगा 1/2 इक्वल टू 1, हो सकता है क्या? एक्स एक्स मत काटना, इस वाली वैल्यू को उधर माइनस में लेके जाओ, एक्स माइनस x/2 इक्वल टू 0, एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस एक्स, x/2 बराबर 0, और यहां से x की वैल्यू आ रही है 0, हमारी x की वैल्यू 0 आ रही है, जबकि उसने कहा था कि नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, तो यानी कि साफ है इसका मतलब इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आ रही है इसने वो हमें मना करी थी, इसने नॉन जीरो कहे थे और हमारी एक्स की वैल्यू 0 ही आ रही है, तो यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका, बिल्कुल वो है ये, क्या बोला जाएगा इस इक्वेशन को? है रचित इक्वेशन बोला जाएगा, रचित गलत, अपरिचित इक्वेशन बोला जाएगा इसे, अपरिचित, इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है मतलब, या फिर क्वेश्चन में नॉन जीरो नहीं बोलना चाहिए था उसे, ठीक है। और तो नेट का कोई आपके एनसीईआरटी में ही ना, एनसीईआरटी में ही बीच में एक एक्सरसाइज और थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, मैंने तो बताया भी नहीं था, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना था और आंसर पाना था, बस कर लियो घर जाके, लेकिन अब क्योंकि न्यूजीलैंड में 2 3 क्वेश्चन है उसके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखा था, नहीं है नई वाली में नहीं है। देखो मैंने पिछली बार भी तुमसे कहा था कि साथ साथ चलोगे तो फायदे में रहोगे, जो छूट गया हम समुद्र का कानून फॉलो करेंगे, फिर समुद्र के कानून क्या होते हैं, जो छूट गया उसे छोड़ दो, समुद्र में जो पीछे छूट गया उसे छोड़ देते हैं, नाविक जो होते हैं ना जहाज वाले, तो हम भी जो छूट गया हमसे पीछे रह गया हम उसे छोड़ देंगे, हम उसके चक्कर में चैप्टर नहीं रोक के रखेंगे अपना। आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की उम्मीद है लास्ट क्लास होगी, इसके बाद हम करेंगे अगला चैप्टर, हर चैप्टर को बहुत सारा सारा टाइम देने का मतलब है कि आपको किसी एक चैप्टर पर रुकना नहीं है, तो आजा भाई साहब, क्योंकि संडे कभी नहीं आता, अगला दिन कभी नहीं आता, इसलिए उम्मीद है आप इसी संडे में कर लेंगे। अब नंबर आ गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, चलिए अब एनसीईआरटी खोलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सा फॉर्मूला टेपना टूपना हो तो बात अलग है, तुम्हें 2 फॉर्मूले नोट करो जरा, 2 फॉर्मूले नोट करो। हमने अभी पोलर फॉर्म में आर्ग्यूमेंट की बात पढ़ी थी, तो आर्ग्यूमेंट से संबंधित 2 फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं, जो आपको एमसीक्यू में हेल्प कर सकते हैं। अभी ये किताब करेंगे तो आपको एमसीक्यू बहुत है इसके अंदर, तो हेल्प मिलेगी, और स्कूल में भी एमसीक्यू आने ही आने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है जो एनसीईआरटी में नहीं है वो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैं, देखो हमसे इसने दिया एक कि ना अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालने को बोले कि नहीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो आपको ऐसे मल्टीप्लाई में दिए हों, तो हम क्या करेंगे, कायदे से जब तक हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होगा हम पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जब एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा फिर उसका वो tan थीटा वाले तरीके से आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, है ना। लेकिन इसमें एक काम कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये है फॉर्मूला, यानी आप बजाय ये काम करने के पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल लो और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, वो वही आएगा जो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आता। कुछ को ऐसे नहीं लग रहा है लॉग में होता है ऐसे, नहीं, लॉग की प्रॉपर्टीज देखी किसी ने नहीं देखी अब तक,
क्या मैंने तुमको वीडियो नहीं भेजी? नहीं भेजी तो ठीक है। आज जाके कोई भी एक बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना कि सर लॉग की वीडियो शेयर कर दो। 3 वीडियो है वो, नहीं अभी नहीं, 3 वीडियो है वो, मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि अगली क्लास संडे भी है। अब अगली तो मंडे को होगी ना, टाइम है आपके पास। आज मैं शेयर कर दूंगा। साइंस वाले बच्चों को लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, बच नहीं सकते। अब फिर भी अगर तुमने नहीं देखी उसके बाद भी, तो भगवान ही रक्षा करे तुम्हारी। लॉग में भी होता है, जो चीजें मल्टीप्लाई में होती है ना, वो दोनों प्लस में आ जाती हैं। और सेम काम एक और प्रॉपर्टी लिखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। लॉग में फिर से ही होता है, डिवाइड वाले में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये दोनों फॉर्मूले यानी प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेंगे एमसीक्यूज करने में। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हमसे कहा जा रहा है सॉल्व Z का स्क्वायर इज इक्वल टू Z बार। बस इतना सा क्वेश्चन है और कह रहा है सॉल्व। मैंने कहा था ना आपसे कि एग्जाम्पल आते ही मैक्सिमम क्वेश्चन वो होंगे जिनमें हमें Z की वैल्यू नहीं दे रखी होती है। तो सबसे पहला काम, लेट Z की वैल्यू को x प्लस आइटा वाई लेट कर लें और यहां भी पुट करेंगे। अब यहां भी पुट करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, x और y दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, यानी अल्टीमेटली Z की वैल्यू निकालनी होगी हमको। करें शुरू? चलिए, अब Z की वैल्यू यहां डालें तो x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर और यहां पर x प्लस आइटा वाई का बार। यहां पे स्क्वायर का मतलब पहले x का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस का 2xy आइटा और यहां क्या बन जाएगा x माइनस आइटा वाई। ये कैसा लग रहा है तुमको? क्या होने वाला है क्वेश्चन में? मिल चुका, इसका भी बदलेगा। मुझे बताओ, अगले 1-2 स्टेप सोच के बताओ क्या होने वाला है। इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंपैरिजन। इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, उधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कंपैरिजन होगा अभी। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आइटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। अब अगर करें कंपैरिजन, यहां पर रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वहां पर रियल पार्ट क्या है, एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, एक्स। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2xy है इमेजिनरी और वहां पर क्या है, केवल y। y से y कट गया, यानी x की वैल्यू क्या आई, 1/2। ये x की वैल्यू 1/2 यहां और यहां पुट करेंगे और फिर y की 2 वैल्यू आनी चाहिए, स्क्वायर लग रहा है तो x की वैल्यू माइनस की 1/2 आ रही है। अब वो x की वैल्यू माइनस 1/2 यहां भी पुट करेंगे, यहां भी पुट करेंगे। अब y की 2 वैल्यू निकालते हैं। 1 x का स्क्वायर यानी 1/4 माइनस का y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाद y की वैल्यू 2 आएंगी भाई, स्क्वायर बोला ना मैंने अभी। ये इधर आएगा तो अभी चेक करते हैं, रुको। ये कितना बन गया एलसीएम लेके, 3/4। ये 3/4 का रूट और वही प्लस माइनस, तो y की वैल्यू, संचित भाई कुछ गड़बड़ हो गई, प्लस माइनस √3/2 आ रही है। सही है, और x हमारा -1/2 आया था। तो आंसर क्या आया फिर? एक बार देखो, x की तो एक ही वैल्यू है ना, y की 2 है। मैंने बताया था पहले भी ऐसे केस में क्या करते हैं, एक बार इसके साथ प्लस वाला आएगा y और एक बार इसी के साथ माइनस वाला आएगा y, क्योंकि ये अकेली वैल्यू है यानी ये दोनों जगह पे सेम रहेगी। तो आंसर क्या होगा, z इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 1/2 और प्लस का आइटा y, यानी प्लस का आइटा √3/2। या तो ये आंसर आया होगा या फिर माइनस का 1/2 माइनस का आइटा √3/2। एक चीज छूट रही है, अगर हम यहां पर y से y को ना काटते, तुमने किसी ने बताया नहीं है, बात सोचा नहीं है, अभी भी नहीं सोच पा रहे। अगर हम यहां y से y को ना काटते तो कैसा दिख रहा होता है, 2xy
ऐसे इधर को आ जाता तो इससे क्या होता, y कॉमन आता, ये होता, एक बार तो y की वैल्यू 0 आती और यहां से x की वैल्यू -1/2 आती। जब हम ऐसे वैल्यूज काट देते हैं ना इक्वल के दोनों तरफ, उस केसेस में हमारी ये वाली वैल्यू हट जाती है। देख रहे हो तुम क्या हुआ, एक वैल्यू कम हो गई नहीं हो गई। तो इसलिए आपको x की वैल्यू -1/2 नहीं करनी। इसके बाद ये स्टेप करेंगे, जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होगा, एक बार पहले वाला 0 एक बार दूसरे वाला 0, इसको 0 करने में x की वैल्यू -1/2 आएगी जो यहां भी आई थी, इसको 0 करने में y की वैल्यू 0 आएगी। अब y की वैल्यू 0 अगर यहां पुट करी जाए, कहां इक्वेशन हमारी ये रही, तो x की वैल्यू निकलेंगी और नहीं निकलेंगी। हमने ये सारा कब सॉल्व करा, जब x की वैल्यू -1/2 आ रही थी। तो वो आंसर ठीक है लेकिन आधा है, वो आंसर ठीक है लेकिन आधा है। तो x की वैल्यू -1/2 होने पर वो दो आंसर ठीक हैं, z की दो वैल्यू आ गई लेकिन दो अभी भी गायब हैं। जब आप y को 0 पुट करोगे, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, पुट करो y को 0, जरा y को 0 पुट करने का मतलब ये इधर लाना पड़ेगा। फिर जब y 0 आएगा तो x स्क्वायर -x बराबर 0, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और 1 आएगी। तो एक आंसर यहां से भी आएगा, क्या, पहले x पुट करते हैं ना 0, भाई y तो 0 ही रहेगा, एक बार x को 0 लेंगे तो y 0, और एक बार x को 1 लेंगे y तब भी 0। यानी कि देखो दो आंसर हमारे ये आने चाहिए और दो आंसर हमारे ये आने चाहिए। बात समझ में आई। हमने यहां पर आधा आंसर छोड़ दिया था, इसीलिए छोड़ा ताकि आपको बताया जा सके कि कभी भी इक्वल के दोनों तरफ आप 1 और 1 या फिर 4 और 4 तो काट दो, वेरिएबल मत काटो दोनों तरफ ऐसे, क्योंकि वो वाला वेरिएबल लेफ्ट साइड आएगा, फिर कॉमन ली जाती है और एक वैल्यू हम गायब कर सकते हैं काटने के चक्कर में। ओके, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास चार तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, या तो ये दोनों होंगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या फिर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आइडिया लग चुका होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आज। आप ये मान के चलो जो हमने अभी तक एनसीईआरटी करी थी और आरडी करी थी, उससे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को करना सीखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। लेकिन अब एग्जाम्पलर की मदद से आप थोड़ा सा उनकी ना बारीकियां समझोगे, बारीकियां समझोगे और थोड़ा सा गहराई में लेके जाएगी एग्जाम्पलर आपको, कि थोड़ा और सोच सकते हो। वो क्या नहीं लिखना भाई, दो आंसर ये हैं और दो वो हैं, चार आंसर है पूरे। इसकी वैल्यू ये भी तो आई थी -1/2, एक्स की वैल्यू -1/2 की वजह से तो आ रहा था सारा वो। भाई एक्स की दो वैल्यू, एक एक्स की आई थी एक वाई की आई थी, जब एक्स की वैल्यू -1/2 पुट करी इस पहली इक्वेशन में तो वो रहा सॉल्यूशन, जब वाई की वैल्यू 0 पुट करी इसके ना तो ये रहा सॉल्यूशन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी है उसके अंदर। बोलो, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये रहा क्वेश्चन देखो, 2z+1 अपॉन आइटा z+1 इज -2। इसको सॉल्व करने पर जो भी इमेजिनरी पार्ट आ रहा होगा वो है -2, ये गिवन है हमको। देन शो दैट लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z, जाऊंगा भाई लोकस क्या होता है, LOCUS, यस, locus of the point representing in the complex plane is the straight line। इसका मतलब क्या है, देखो हमसे बोल रहा है अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने पर ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, z की वैल्यू डाली जाए तो कुछ, उसकी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू -2 है हमें पता है, तो हमसे कह रहा है शो करिए उसका जो लोकस आएगा। लोकस, लोकस कहते हैं पाथ, यानी ट्रेजेक्ट्री, यानी रास्ता। आप अगर अपने घर से मेरे घर तक आने के लिए ऐसे एक सर्कुलर पार्ट में आ रहे हैं तो आपका लोकस कहलाएगा सर्कल। आपने जो पाथ फॉलो किया मेरे पास तक आने के लिए वो आपका लोकस कहलाता है। मॉडुलस निकालने से नहीं, पोलर फॉर्म से कोई संबंध नहीं है इसका। मैंने जो एग्जांपल दिया एक कि अगर आपने सर्कुलर पाथ फॉलो किया तो आपका लोकस सर्कल कहलाएगा।
लेकिन यहां पर जो लोकस है वो स्ट्रेट लाइन कह रहा है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोग 9th 10th 11th सब जगह पढ़ते आ रहे हैं। बताओ जरा कैसी होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि हमने पढ़ी नहीं, इसने वो बोल दी अब तक। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। 9th में पढ़ी थी, ग्राफ बनाए थे इसके। 10th में पढ़ी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे। इसको लीनियर इक्वेशन तो बोलते थे। लीनियर यानी इसके ग्राफ बनाने पर लाइन बनती थी ना, एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए उसको लाइन बोलते थे। तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कोई लाइन नहीं बनी हुई दिखेगी हमारे आंसर में, हम इक्वेशन लेके आ जाएंगे लाइन की बस। यानी 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, सॉरी 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन लेके आ जाएंगे बस हम, जिसे कह देंगे कि देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, यानी उसका जो लोकस था वो स्ट्रेट लाइन थी। लोकस वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, भविष्य तक ध्यान रखना, लोकस वाला जब भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आपको जो भी चीज बोलेगा वो आपको उस चीज की इक्वेशन लाके दिखानी होती है बस। अगर वो सर्कल बोलता तो हम सर्कल की इक्वेशन लाते, सर्कल बना के ना दिखाते। ओके, तो यहां भी हमको बस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेके आनी है। चलिए, सबसे पहला काम क्या होता है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई लेके चलना पड़ेगा। यहां भी लिखिए एक्स प्लस आइटा वाई, यहां भी लिखिए एक्स प्लस आइटा वाई, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तभी तो इमेजिनरी पार्ट को -2 लेके चलेंगे। करें सॉल्व इसको। ट्वाइस ऑफ z यानी x प्लस आइटा वाई प्लस 1, नीचे आइटा के साथ x प्लस आइटा वाई प्लस 1। सिंप्लीफाई करें, जब तक ऊपर नीचे दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होंगी तब तक रेशनलाइज भी नहीं कर सकते हम इसको। चलिए, तो ऊपर करें तो एक तो देखो 2x रियल हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा रियल, और प्लस का 2 आइटा वाई, ये आएगा ऊपर। नीचे चेक करें तो पहले तो x आइटा और आइटा स्क्वायर वाई यानी माइनस का वाई और 1, तो यानी 1 माइनस वाई, ये नहीं हो गया? देखो 1 माइनस वाई रियल पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? चेक कर लो एक बार। यहां से माइनस का वाई हो जाएगा, वो रियल है, और एक ये 1 रियल है, तो 1 माइनस वाई अलग करा और आइटा एक्स हो जाएगा फिर इमेजिनरी। अब डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, तो रेशनलाइज कर सकते हैं। किससे करेंगे रेशनलाइज? 1 माइनस वाई माइनस आइटा एक्स, 1 माइनस वाई माइनस आइटा एक्स से कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। अब जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा उसके इमेजिनरी पार्ट को -2 लेके चल देंगे। करिए, ऊपर इंटू करें तो जो 2x प्लस 1 वगैरह के सारे में करेंगे, लिख देते हैं देख के, टाइम बच जाएगा हमारा। 2x प्लस 1 माइनस वाई प्लस आइटा टाइम्स ऑफ 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, अपॉन में इसके भी आएगी वैल्यू, इसके भी आएगी क्या? 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर। लो जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। देखो, रियल अलग, इमेजिनरी अलग। अब हमें दे रखा है कि इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट -2 था। इमेजिनरी पार्ट यानी ये पूरा हिस्से की वैल्यू कितनी है? -2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस के एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको -2 दे रखी है। अब तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा? इक्वेशन कैसी आनी चाहिए? लीनियर। स्ट्रेट लाइन बोला है प्रूव करने के लिए, लीनियर आनी चाहिए। लीनियर का मतलब पावर सबकी 1 आनी चाहिए, यानी जितने भी स्क्वायर वाले टर्म थे वो सब कट जानी चाहिए। ओके, थोड़ा सा आइडिया ना पहले से रहना चाहिए क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त कि ऐसा होना चाहिए, जल्दी होता है फिर क्वेश्चन। अब 2 की इंटू माइनस के सब में करते हैं। पहले ऊपर क्या है? 2y माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू ये माइनस का 2 माइनस का 2y स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 4y और माइनस का 2x स्क्वायर। चेक करो, देखो माइनस का 2x स्क्वायर से माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 2y स्क्वायर से माइनस का 2y स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर वाले सारे कट गए।
यानी कंफर्म है हमारा आंसर ठीक चल रहा है। अब स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन के लिए एक्स और वाई वाले इकट्ठे कर लें। देखो ये माइनस का एक्स है और कहीं एक्स है ही नहीं, तो ये रहा माइनस का एक्स, ये रहा 2y और ये 4y इधर आएगा तो माइनस का 2y बचा। ये सारे हो गए सॉल्व, ये भी हो गया। बस एक प्लस का 2 बराबर 0। अब x को नेगेटिव तो नहीं छोड़ेंगे, पहली वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होती किसी इक्वेशन में। पूरे में माइनस की इंटू कर दो, माइनस कॉमन ले लो या कुछ भी करो। तो यहां पर और लिख के x प्लस 2y, पूरी इक्वेशन में माइनस की इंटू कर दी हमने। यहां पे क्या लिखेंगे अब, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस ये तो प्रूव करना था हमको, है ना क्वेश्चन अलग और बढ़िया। जो भी थोड़ी देर लगेगी ना तुम्हें सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, वो इसी स्टेप में लगेगी बस। यहां मल्टीप्लाई करके रियल अलग इमेजिनरी अलग करने थोड़ी देर लगेगी बस, उसके बाद तो सारा काम सिंपल ही चल रहा है। जेड स्क्वायर माइनस 1 का मोड इक्वल है जेड स्क्वायर प्लस 1 के। अगला क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहां पर, जिसका ये वाला हो गया हो वो इसे नोट कर ले। इसके बाद हमसे एक चीज प्रूव करने को कह रहा है, लिखो इसका आगे लिखो, ये लिख लिया, लिखो देन शो दैट z lies on the imaginary axis, z lies on the imaginary axis। क्या मतलब इस बात का, रियल पार्ट नहीं होना चाहिए उस z के अंदर, जो भी z की वैल्यू आएगी यहां पर सॉल्व करने पर उसमें रियल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर से वही काम करेंगे हमेशा की तरह, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अब z की वैल्यू यहां सारे इंपुट कर दें, तो ये क्या बनेगा, x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर और उसका मोड माइनस 1 के बाद। यहां पर तो केवल x प्लस आइटा वाई, एक चीज देख रहे तुम, ये z के मोड का स्क्वायर है। z का मोड क्या आता, इसका मोड क्या आता, स्क्वायर जाते हैं, और वो जो रूट लगता है यहां पर वो इसके स्क्वायर से हट जाएगा, तो केवल यहां पर फिर मैं और प्लस का 1 लिख दूं। ठीक है, अब यहां पर स्क्वायर खोलना है हमको, फिर बाद में इसका भी मोड निकालना है। स्क्वायर क्या आता था इनका, कुछ ऐसा चेक करो। अब अगर हमें इसको मोड निकालना है इसका, इसके मोड निकालने का मतलब यहां भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ले पहले, क्या आएगी वो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2xy आइटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अच्छा यहां पे मोड छूट गया। अब इसके मोड निकालने का मतलब रूट के अंदर इसका भी स्क्वायर आएगा प्लस इसका भी स्क्वायर आएगा, और फिर हम रूट को हटाएंगे तो वो इसका स्क्वायर बन जाएगा। यानी कुल मिला के क्वेश्चन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 2xy का स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ ऐसे। यहां पर एक रूट लगता है ना, मॉडुलस का मतलब था इसका रूट लगता है एक, वो हटेगा तो इधर वाले का स्क्वायर बन गया। आपको नहीं लगता है इसके स्क्वायर में जो वैल्यू आएंगी, भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें आता है निकालना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, याद है। इसके होल स्क्वायर में जो वैल्यू आएंगी वो बहुत सारी इसको काट देंगी इसके होल स्क्वायर को। उसने बोला था प्रूव करिए z लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, यानी आपको x और y की जो वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी इसको सॉल्व करके हमारे x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। करो पहले क्या आएगा, यहां से स्क्वायर खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हम पे। अब इधर भी स्क्वायर खोलिए, पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसके स्क्वायर का माइनस कॉमन ले लें, आ सकता है वो इस, लेकिन स्क्वायर से प्लस ही बन जाएगा वो, फायदा बताओ उससे क्या होगा, नहीं कट सकता। जब तक स्क्वायर लगे हुए कोई वैल्यू कटेगी थोड़ी आपस में, बोलो होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, सारी वैल्यू काटनी पड़ेगी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये रहा, शुरू कर दिया, तीनों के स्क्वायर हो गए, प्लस का 2ab, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 2xy प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताइए, ये तो सारे प्लस के हैं, सारे प्लस की टर्म्स आएंगी, ये प्लस
2x² y² प्लस 2y² 2x²। अब चेक करो कौन सी कट रही है। ये तीनों वैल्यूज तो कट जाएंगी, देखो इधर से a² b² c² वाली तीनों प्लस की थी। और चेक करो क्या कट रहा है, 2y² प्लस का था और यहां भी 2y² प्लस का है। इधर आके 4 माइनस का 4 बन गया और प्लस का 4। हाँ, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की 4x² y² आएगी, प्लस का 4x² y² ये रहा। तो ये और ये भी कट गए। अब ये वाली वैल्यू चाहे इसको उधर भेज दो केवल, और केवल क्या बचा, x की वैल्यू 0। देखो x की वैल्यू 0 का मतलब z में केवल क्या बचा, आइटा y, यानी z लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। कल टेस्ट ले लूंगा इनके सबके क्वेश्चंस के, एक दिन केवल एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन कॉपी में होंगे ना सबके टेस्ट ले लूंगा, फिर तुम्हें रट के आने ही पड़ेंगे सारे। नहीं रट लोगे तुम इन सबको ही, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, कुछ होमवर्क दे दूंगा। लिखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और हमसे कह रहा है इफ z1 z2 if z1 z2 be two complex numbers such that यहां देखो z1 का बार प्लस आइटा z2 का बार बराबर 0 गिवन है। एंड एक चीज और दे रखी है हमको, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू पाई। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। ये फॉर्मूला लिखा था जब हमने, ऐसा वाला एक यूज करेंगे अभी प्लस वाला हो, ठीक है ना। हमसे कह रहा है फाइंड करिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। करें शुरू। अब यहां पर तो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, क्या बनेगा वो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 फाइंड करना है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 तो पता होना चाहिए, तभी तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मिलेगा। अब वो उसके लिए हमें ये दे रखा है, देखो अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, z1 का बार इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या, चेक करो, उसको उधर भेज दिया। अब दोनों तरफ क्या कर लें, कॉन्जुगेट, दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। लाइक तो कर सकते हैं, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स और वाई दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे जगह जगह। लेकिन जब ये छोटी सी क्वेश्चन दे रखी है, हम कोशिश कर रहे हैं इससे बन जाएगा काम। लेकिन सोचो तो ये पॉसिबल है क्या, दोनों तरफ कॉन्जुगेट करेंगे अगर, देखो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं डाउट दूर करने के लिए। हमने आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज लिखी थी, और वो प्रॉपर्टीज क्या थी, अगर z1 इंटू z2 का होल बार होगा तो वो z1 का बार अलग हो जाता है, z2 का बार अलग हो जाता है, याद है कुछ। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो हैं, इसको यहां पे लगा के रखो, छोड़ो ये तरह। क्या आपको लगता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है केवल ये वाली वैल्यू, हाँ आल्टा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब इन दोनों का मैं कह रहा हूं दोनों तरफ मैं कंजुगेट कर रहा हूं तो मैंने इस पूरे के ऊपर बार लगाया होगा, जब पूरे के ऊपर बार लगाऊंगा इसका अलग होगा कंजुगेट, इसका कंजुगेट अलग होगा। अब बताओ इसका कंजुगेट क्या होगा, इस वाले का प्लस का आइटा लगा रखा है, और इसका कंजुगेट क्या होगा, अभी इसका कंजुगेट यही तो हो जाएगा, बार का एक और बार लगाओगे तो z2 तो मिल जाएगा। अब बताओ क्या ये सही है स्टेटमेंट, चला पता नहीं चला पता, इस पूरे का कंजुगेट करने पर क्या ये मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा अभी भी, तो इन दोनों को अलग अलग लिख के देख लो यहां पर साइड में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इन दोनों का एक बार लगाओ बड़ा वाला। अब बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ऐसी तो होगा, ऐसे तो होंगे दोनों ये, इन दोनों के बार लगाओगे तो उसका बार होगा, इसका बार केवल क्या बनेगा, प्लस का आइटा ये रहा, और इसका बार क्या होगा, एक और बार लग जाएगा, z2 तो बनेगा केवल वो, सही है। तो z1 की वैल्यू को आप आइटा z2 लिख सकते हो, क्यों भाई, ठीक है मधुर, ठीक है। अब हमको इसे यूज करना है यहां पर इस वाले फॉर्मूले में, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, इसे तोड़ेंगे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 चाहिए, z2 डालना ना z2, तो यहां से z2 की वैल्यू निकाल लो,
नहीं आया समझ में बात मेरी? या लिख के दिखाऊं, फिर एरो बना के दिखाऊंगा, ये वाली वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी। इसको लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हमें आंसर ढूंढना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू चाहिए ना, तो Z2 की वैल्यू निकालो यहां से, तभी तो Z1 की फॉर्म में आएगी वो। Z2 की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? Z1 अपॉन आइटा, तो अपॉन से तो काम चलने का नहीं, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये -1, तो Z2 की वैल्यू माइनस का कहां पर, प्लस तो हो गया नहीं, पहले Z2 की वैल्यू निकाली, Z2 की वैल्यू आएगी Z1 अपॉन आइटा। नहीं, ये रेशनलाइज वो है जो आइटा को हटाने के लिए करा जा रहा है। एक रेशनलाइज वो होता है जब यहाँ पर 2+3 आइटा होता, तो हम 2 - 3 आइटा से करते हैं साइन चेंज करके। जब हम बचपन में अपॉन में √2 मिलता था केवल, तो हम रेशनलाइज केवल √2 से ही करते थे, -√2 से नहीं करते थे। लेकिन जब 2 + √2 मिलता था, तब हम साइन चेंज करके रेशनलाइज करते थे 2 - √2 से। तो ये आइटा को हटाने के लिए करा जा रहा है, इसलिए सेम साइन से करना है। तो Z2 की वैल्यू मिल गई। अब यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या लिखा जाएगा हमारे हिसाब से, बोलिए, सही है। इसकी वैल्यू हमको पाई दी हुई है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू, ये हमको ढूंढना है। यहां पर आर्ग्यूमेंट तो ऐसे कैसा, और Z2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये रही, क्या है, माइनस का आइटा Z1, बोलिए, सही है। अब हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ढूंढना है, यहां भी आर्ग्यूमेंट Z1 है, यहां भी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, लेकिन यहां पर फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्ग्यूमेंट इकट्ठे दिख रहा है। इसे फिर से दो बार प्लस में लिख सकते हैं क्या? जब कॉम्प्लेक्स नंबर दो होते हैं, आर्ग्यूमेंट बाहर होता है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना जो यहाँ पे करा था, हीरा प्लस वाला दो बार, इसे फिर से दो बार लिख सकते हैं। कैसे? ये पाई ऐसे क्या, ऐसा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, यहां पे क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आइटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, चेक कर लो। यहां पर दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो फिर से दो में टूटेगा ये आर्ग्यूमेंट। अब ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ये। तो इसका बताओ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तुम्हें खुद बताया। अब कल तुमने क्वेश्चन किए होंगे, माइनस के आइटा का आर्ग्यूमेंट बताओ क्या आएगा, 0 - आइटा, ऐसा हो गया ना ये। बताओ tan थीटा निकाल के कितना आ रहा है, 45 तो नहीं आ सकता। 45 तब आता है जब पहले क्वाड्रेंट में होता है, पहला थोड़ी है, माइनस आइटा तो नीचे होता है, -π/2, देखो ना क्या मतलब है माइनस का आइटा का, ये वैल्यू ऊपर होती तो प्लस का आइटा होता है, माइनस का आइटा यहां पर होगा नीचे इस वाले एक्सिस पे। अब इस वाले एक्सिस को या तो आप 3π/2 लिखते हो, या तो इस वाली को, और या फिर नीचे से आते हो तो -π/2 लिखते हो। तो ये वाली वैल्यू पूरी केवल माइनस की π/2 है, इसीलिए कल क्वेश्चन कर रहे थे हमने, आपको ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब ये माइनस की π/2, ये पाई चल ही रहा है, ये ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये इधर आ जाएगा, ये वाली इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ये बन रहा है क्या, 3π/4, ये वाला 2 इधर जाएगा डिवाइड पे, फिर ये इधर आके प्लस करेगा, 3π/2 बनेगा, फिर एक ये 2 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3π/4 आना चाहिए ना आंसर। ये है क्वेश्चन, बढ़िया है। आपको तरह तरह के क्वेश्चन करा के बिल्कुल पक्का कर दिया जाएगा, ताकि नंबर कटने के चांसेस ना बचें। हाँ, फिर भी आप नंबर बांट क्या हो तो कुछ नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, अगर समझ में आए तो बताऊं जरा, देखो क्या है, छोटा सा है क्वेश्चन। मोड Z ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, ये है, और कह रहा, हाँ, मोड Z 3 से बड़ा 4 से छोटा, ऐसे दे रखा है। हमसे कह रहा है लोकेट द पॉइंट, तो तुम सबसे पहला काम वही करो, Z की वैल्यू अगर x प्लस आइटा वाई तुमने ली, तो बीच वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो चीज बाहर की भी आएगी ना इसमें। अगर देखो ये क्वेश्चन है हमारा, हमसे कह रहा है एक्स और वाई ढूंढिए कहां लाई करेगा, इसके हिसाब से Z की वैल्यू लेट करी अगर हमने, तो इसका मोड निकाला जाता तो रूट में
ये आएगा, है ना? यानी ये वाली वैल्यू यहां आएगी। तो कैसे पढ़ा जाएगा? ऐसे, है ना? अब आप इकट्ठे तो लेकर नहीं चल सकते इस पूरे को। आप इकट्ठे पूरे पहले इतने हिस्से को लो, बीच वाले के साथ एक बार ये वाला, फिर एक बार बीच वाले के साथ वो वाला लेते हैं। जब इतने हिस्से को कंपेयर किया जाए तो 3 ग्रेटर देन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो बन जाएगा 9। ये ऐसे क्या ऐसा? आपने कभी, कोई बात नहीं, आप ये ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक ना सर्कल की क्वेश्चन होती है। ये एक सर्कल की क्वेश्चन है, देखो कैसे। ये सर्कल सेंटर ओरिजिन पे है, देख लो, और जो रेडियस होगी वो आर है, तो यहां लिखी हुई है। चेक करो ऐसी क्वेश्चन है कि नहीं है ये, चेक करो। यहां इक्वल लगा होता तो इक्वेशन यही होती। तो रेडियस कितनी होगी इसकी? यहां पे आर का स्क्वायर था, तो रेडियस आर है, देखो 3 होगी सर रेडियस इसकी। इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे है और रेडियस हमारी 3 है। लेकिन अगर इक्वल टू होता तो इसका मतलब होता उसके ऊपर के पॉइंट, सर्कल के ऊपर के। जब ये ग्रेटर देन या लेस देन लग जाता है, जब ये ग्रेटर देन या लेस देन किसी इक्वेशन के अंदर एंट्री करता है ना, तो फिर इस सर्कल के या तो बाहर का आंसर आता है या इस सर्कल के अंदर का आंसर आता है। अगर इक्वल टू होता तो केवल इसके ऊपर की बात चल रही होती। इस बात को समझ लो, 11th क्लास में बहुत जगह पर लेस देन ग्रेटर देन आएंगे। इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर जो है, जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके जस्ट बाद का चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। उस चैप्टर में केवल और केवल यही काम होना है बस। बहुत इजी कह सकते हो, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो। मैं कह रहा हूं जब यहां पर इक्वल टू लेते हैं तो इसके ऊपर के जिक्र चलता है केवल। अब यहां ग्रेटर देन लेस देन चलेगा तो या तो अंदर के पॉइंट्स आएंगे एक्स और वाई की वैल्यू, या फिर बाहर की आएंगी। अब आप खुद चेक कर लो, मान लो, इसके लिए चेक करते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट क्या होगा इसकी रेडियस 3 के हिसाब से? ये तो ओरिजिन था, तो ये वाला और ये वाला चेक करो। जब रेडियस 3 है इसकी तो ये 3 होना चाहिए, तो ये पॉइंट 3,0 होगा। ऐसे ये भी 3 होगी, तो ये वाई एक्सिस की वजह से 0,3 होगा। ये -3,0 होना चाहिए वाई एक्सिस नेगेटिव वाली, और ये 0,-3 होना चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू अंदर वाली आएंगी कि बाहर वाली आएंगी? आप अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो इसके अंदर, बताओ। अगर ये 3 है, ये भी 3 है, तो यहां पर कोई पॉइंट किस फॉर्म में होगा? कुछ भी बोल दो, 1,1 हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप एक्स और वाई की वैल्यू 1 और 1 डाल के देखिए। अगर ये कंडीशन ट्रू दिखेगी आपको, तो यानी 1 और 1 इसका आंसर होगा। चेक करके देखो एक्स की वैल्यू 1 और 1 डाल के, ऐसे ही मुझे मैंने देखो 1 और 1 डालोगे तो 2 आएगा। ये हिस्सा क्या पढ़ा जाएगा? 9 <2। क्या 9 2 से छोटा होता है? नहीं ना। यानी जो 1,1 है इसका सॉल्यूशन नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, जब भी लेस देन ग्रेटर देन लगेगा, या तो आंसर इसके अंदर वाले होंगे या आंसर इसके बाहर वाले होंगे। इक्वल टू होता है तो आंसर कौन से होते हैं? बाउंड्री वाले। 3 ही तो केस हो सकते हैं, सोच के देखो ना। अगर आपने ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो 3 ही केस तो हो सकता है, या तो आंसर इसके अंदर होंगे, या आंसर इसके ऊपर होंगे, या आंसर इसके बाहर होंगे। इक्वल टू वाला केस होता है तो आंसर उसके ऊपर वाला होता है, जब तक हम बचपन से करते आ रहे हैं इक्वल टू वाला। अब लेस देन ग्रेटर देन आ गया, या तो आंसर इसके सर्कल के अंदर होंगे या सर्कल के बाहर होंगे। अब पता लगाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। आप कोई भी एक पॉइंट लो इसके अंदर का, चाहे यहां यहां कहीं भी ले लो, इसके पुट करके देख लो। कंडीशन ट्रू आई तो सारे आंसर अंदर वाले होंगे इसके। कंडीशन फॉल्स आई तो सारे बाहर के होंगे। आपने चलो ये वर्णन लिया, मैं कह रहा हूं आप यहां का भी कोई पुट कर लो, देख लो, यहां का देख लो। कोई पॉइंट बताओ यहां का, कोई इधर। -2 -3 हाँ होगा वैसे तो, वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0 -3, और ये वाला -3,0।
अब इस बात की कोई गारंटी है कि -2, 3 इसके अंदर ही होगा? क्या बोला? -2, -3, -2, -3 वो हो सकता है यहां बाहर हो जाए पॉइंट ऐसे करके, वो तो बनाने पे चलेगा ना पता कि -2, -3 अंदर है बाहर है कहां है। पता लगा लें इसमें पुट करके, इसमें पुट करके पता लगा लें। अगर कंडीशन देखो, जो पहले वाला पॉइंट लिया था क्या आ रही थी कंडीशन? फॉल्स। अगर -2, 3 लेने पर कंडीशन फॉल्स आई तो क्या मतलब कहां होगा पॉइंट? वो अंदर ही होगा है। ऐसा है ना, देखो कि जितने भी पॉइंट्स आप इसके अंदर लोगे वो फॉल्स ही शो करेंगे यहां पर। ट्रू किसे कहते हैं? कंडीशन। आप यहां पर एक्स और वाई की ऐसी ऐसी वैल्यू डालो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, वही तो आंसर होगा। या फिर इसका वो आंसर होगा जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको? बताओ कौन सा होगा आंसर जो सेटिस्फाई करेगा। अब अगर आपने 1 1 डाला था, 1 1 डालने पर कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी क्या? तो 1 1 इसका आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, वही मैं कह रहा हूं। कंडीशन ट्रू आएगी तो इसके आंसर होंगे, कंडीशन फॉल्स आएगी तो इसके आंसर नहीं होंगे। तो मैं वही कह रहा हूं, -2, 3 चेक करके देख लो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13 आ जाएगा ना। 13 तो बड़ा है, यानी -2, 3 कहां होगा? बाहर होगा, सर्कल के अंदर नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर बताओ, क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे इसका आंसर क्या होंगे? बोलोगे क्या? ये तो हमने चेक करके बता दिया ना कि आंसर इसके बिल्कुल आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 3 एंड सेंटर ओरिजिन। इसका आंसर क्या आप एक पॉइंट बताओगे कि जी यहां वाला पॉइंट आंसर होगा? कि यहां वाला आंसर नहीं होगा? क्या यहां वाला आंसर नहीं होगा? यहां वाला आंसर नहीं होगा? ये सारे बाहर वाले आंसर नहीं होंगे क्या? उन सबको एक लाइन में बोलना हो तो क्या बोला जाएगा? इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑल द पॉइंट्स दैट लाइज आउटसाइड द सर्कल, दिस सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स। आगे बात समझ में? तो यहां पे लिख दें। अभी यही काम इसके लिए भी करना है। अब तुम बड़े आराम से पता लगा लोगे इसके लिए। जो यहां लिखा हमने, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ऑल पॉइंट्स लाई outside the circle of radius 3 units and center origin। इसका आंसर आएगा वो सारे पॉइंट जो इस सर्कल यानी 3 रेडियस वाले ओरिजिन सेंटर वाले के बाहर के होंगे, सारे पॉइंट आंसर होंगे। मतलब बहुत सारी वैल्यू होंगी आंसर में एक्स और वाई की। इसका रेडियस 3 यूनिट जिसकी देख, ये एक सर्कल की क्वेश्चन बताई थी मैंने अभी आपको। ये एक सर्कल की ही क्वेश्चन है जिसका सेंटर तो कहां है? ओरिजिन पे। देखो ये रहा, एंड रेडियस कितनी थी? 3। जब भी ऐसी क्वेश्चन मिलती है वो सेंटर ओरिजिन वाली होती है, और रेडियस वो होता है जो इक्वल में लिखी होती है। ये तो कर लिया तुमने। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसका नंबर तो लेना पड़ेगा। इसको कैसे लिखोगे फिर? स्क्वायरिंग करने पर ये रूट हटेगा और यह स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर बताओ ये किस टाइप का सर्कल है? क्या ये सर्कल है? क्या ये सर्कल है? हाँ, सेम ही तो है। ये भी सर्कल है। बताओ इसके बारे में, कैसा सर्कल है ये? अरे इनसाइड आउटसाइड तो आंसर है, सर्कल बता कैसा है ये? रेडियस 4 एंड सेंटर एट ओरिजिन। पता तो होना चाहिए पहले। अब फिर बनाते हैं। लो इसी में कर दूं क्या? इसी में कर दूं? थोड़ी सी लाइन को बढ़ा देते हैं आगे, क्योंकि सेंटर तो ओरिजिन है, रेडियस लेकिन 4। ऐसा सर्कल होगा ये वाला। तो यहां पर ले लेते हैं 4,0, यहां पर ले लेते हैं 0,-4, यहां पर -4,0 और वो 0,4। अब तुम बताओ फिर से, यहां पे लेस देन 16 है, इसका क्या मतलब है? अब कौन से पॉइंट आंसर में होंगे? सर्कल के सारे जो अंदर होंगे वो, सर्कल के ऊपर वाले या सर्कल के बाहर वाले? बाहर वाले। पुट करो एक बार, कोई वो नहीं है, आश्चर्य वाली बात नहीं है। आप यहाँ पहले पुट करो। देखो ये रेडियस 4 है ना, अगर आपको पता लगाना है कि बाहर वाले आंसर में होंगे नहीं होंगे, आप एक बड़ी सी वैल्यू ले लो, बड़ी सी बाहर, जो डाउट ना क्रिएट कर रही हो। ये 4 है, आप 6 5 ले लो, पॉइंट 6 5, 6 5 तो इसके बाहर ही होगा पहले करंट में। देखो पुट करके वहां पर 6 यानी 36 और 25 फॉल्स हो गया ना। फॉल्स का मतलब जो 6 5 यहां होगा
वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको, यानी वो आंसर में नहीं है, यानी पक्का अंदर वाले होंगे आंसर। लेकिन ऑन बाउंड्री वाले तो नहीं हो सकते, वो तो इक्वल होता तब होते। लेस देन ग्रेटर देन का मतलब है तो अंदर वाले होंगे या बाहर वाले होंगे। क्यों? इस अकेले का मतलब तो लिखो पहले, जैसे यहां लिखा था, इसका मतलब तो लिखो, ऑल पॉइंट्स लाई, हाँ, इनसाइड इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट एंड सेंटर 0 0, इसका मतलब लिख दो। अब फिर इन दोनों को कंबाइंड करके लिखना है आंसर लास्ट में हमको। आ रही बात समझ में मेरी? इसका आंसर हो गया 3 वाले के बाहर, इसका आंसर हो गया 4 रेडियस वाले के अंदर। दोनों का कंबाइंड आंसर क्या आएगा? दोनों का कंबाइंड आंसर क्या आएगा, सोचो। लो सोच के देखो, सोच के देखो, क्या ये है बाउंड्री के अलावा और इसके अंदर इसके बाहर, ये ही वो सारे एक्स और वाई की वैल्यू होंगी जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। बीच वाले ही तो हैं, ये अंदर वाले, ये तो 3 सेंटीमीटर के अंदर वाला सर्कल है, और इसका आंसर तो था बाहर वाले। तो देखो ना, जो शेडिंग करी मैंने वो 3 सेंटीमीटर सर्कल के बाहर की है, तो तुमने बोला था, और जो शेडिंग करी वो 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल के अंदर की है, जो तुमने बोला था। क्योंकि तो यहां पर दोनों कंडीशन जरूरी है हमारे साथ, तो इसलिए दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। और कॉमन पार्ट क्या कहता है? 4 वाले के अंदर का आंसर होना चाहिए और 3 वाले के बाहर का आंसर होना चाहिए। तो ये है सॉल्यूशन इसका आंसर, है ना? झकास क्वेश्चन। ये पहचान रखना इसकी, इससे दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए, आगे भविष्य में बहुत काम आना है ये। चैप्टर नंबर 11 में हालांकि पढ़ेंगे इसे डिटेल में। आंसर क्या लिखोगे कॉमन फिर लास्ट में? ये वाला तो यहां लिख दिया, ये वाला यहां लिख दिया, या लास्ट में फाइनल आंसर क्या लिखोगे? ऑल दी पॉइंट्स, फाइनल आंसर विद सेंटर मत लिखो बार बार, क्योंकि यहां तो लिखा ही हुआ है। बिल्कुल, ऑल दी पॉइंट्स दैट लाइज आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स एंड लाइज इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स। वो सारे पॉइंट, यानी वो सारी एक्स और वाई की वैल्यू ही इस z का आंसर होंगी। ओके रिया मैडम, ठीक है? ये शेडिंग करना मत भूल जाना आप लोग, क्योंकि शेडिंग ही रिप्रेजेंट कर रही है फाइनल आंसर हमारा। एक क्लास और चलेगी अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की, अभी तो बहुत क्वेश्चन है इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, एग्जाम्पलर में होता क्या है, क्वेश्चन देखा कितना था ये, इतना तो क्वेश्चन था बस, और टाइम कितना लग गया समझाने में इसे। क्यों क्यों टाइम लगा समझने में इसको? क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, कॉन्सेप्ट नया है, शुरुआती नई चीज तो हुई थी, सर्कल जो हमने आज तक पढ़ा नहीं, उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन आ गया इसके अंदर जो आज तक पढ़ा नहीं, इसलिए समझने में टाइम लग गया। लेकिन भले देर लगी, मुद्दे की बात यह है कि लेस देन ग्रेटर देन का मतलब समझ में आ गया ना। जब आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तो वो पॉइंट आंसर में होते हैं, और जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते वो पॉइंट आंसर में नहीं होते। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स, देखते हैं पिछला वाला तो कुछ ध्यान है कि नहीं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर, अबे यार यहां तो आने की भी नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस ब्रैकेट में ए प्लस 1 बराबर 0 इज लीस्ट। क्वेश्चन पूरा एक बार, ए की वैल्यू ढूंढिए जब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज लीस्ट। रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात चल रही है ना कुछ, ये किस टाइप की इक्वेशन है पता लगाना? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में रूट्स का जिक्र कैसे करते थे? अल्फा बीटा वाला। कैसे यूज करते थे उनके अल्फा बीटा को? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। तो रूट्स का जिक्र तो हमें पता है, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इस इक्वेशन से बताओ? माइनस का बी अपॉन ए, बी क्या है इसमें? ये हिस्सा पूरा, वो भी माइनस के साथ, एक फॉर्मूले में माइनस होता है, तो बाहर वाला प्लस हो जाएगा।
अपॉन तो 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, वो बाद की बात है, अभी तो वो लिख रहे हैं जो गिवन है, जो गिवन होता है वो लिख रहे हैं अभी तो। सी अपॉन ए माइनस ए माइनस 1, ये वो है जो गिवन है। अब हमें सम ऑफ स्क्वायर बोल रहा है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ, ये वाली वैल्यू मिनिमम तो बाद में होगी, पहले मिले तो। कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जिसमें ये सब आते थे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यस। ढूंढते हैं इसकी वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर हो जाए, ठीक है। ये कितना है अल्फा प्लस बीटा? ए माइनस 2 का स्क्वायर कर दें, ये हमें चाहिए। इसे 2 अल्फा बीटा को इधर भेज दें, 2 अल्फा बीटा, इसमें ट्वाइस हो जाएगा, और दोनों इधर आके प्लस के हो जाएंगे, यानी प्लस का 2a प्लस का 2। हाँ है ना? ये क्या बन गया हमारा? ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस का 2a प्लस 2। क्या बन गया ये? ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6, ये आ रहा है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कैसे चलेगी बता, इस इक्वेशन के चलते हैं। आप इसको अगर होल स्क्वायर बना लो, इस 6 को, ये क्योंकि ये ए स्क्वायर और 2 है ना, एक होल स्क्वायर का पार्ट है। ये किसका फोन टक टक कर रहा है? ये मैं कह रहा हूं कि ना, हम किसी भी वैल्यू को लीस्ट या फिर मैक्सिमम तभी कर सकते हैं। मैं कह रहा था किसी भी वैल्यू को मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि इसको देख के आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही, ये दो चीजों के स्क्वायर का सम है। तो तो नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं आ रहा समझ में? बोलने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा? स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना? रियल के लिए, रियल के लिए। इमेजिनरी हो तो बात अलग है। रियल के लिए कभी भी स्क्वायर का सम नेगेटिव नहीं होता। तो यहां पर अगर मैं 1 को अलग कर दूं और 5 को अलग कर दूं, इसको 6 को 1 अलग किया और 5 अलग कर दिया। 1 को अलग करते ही ना, ए स्क्वायर माइनस 2a, और जो प्लस का 1 होगा वो ये नहीं बन जाएगा होल स्क्वायर? सोच के देख लो। मैंने तुमसे कहा ना, स्क्वायर लीस्ट और मैक्सिमम के लिए होल स्क्वायर हमें बहुत हेल्प करता है। भाई देखो, उसने क्या कहा था, आप ए की वैल्यू बताओ जिससे ये वाली वैल्यू कम से कम आए। तो आप ए की यहां पर अलग अलग वैल्यू रख के देखोगे क्या? एक बार 1 रखोगे ए की वैल्यू, तो देखोगे पूरा कितना आ रहा। 2 रखोगे, फिर देखोगे पूरा कितना आ रहा। 3 रखोगे, फिर देखोगे पूरा कितना आ रहा है। उन सब में सबसे छोटा आंसर जो होगा, इस पूरे की सबसे छोटी वैल्यू जो आई होगी, वो वाली नोट करोगे, और फिर देखोगे कि वो छोटे वाली वैल्यू, ए की वैल्यू क्या रखने पर आई थी। ऐसे नोट करोगे क्या? नहीं भाई नहीं, एक ही क्वेश्चन नोट करना है पेपर में। इसको देखो, अगर मैंने इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है। अब मुझे बताइए, ये वाली वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? कैसे? ये वाली वैल्यू छोटे से छोटी कितनी हो सकती है? बुद्धि का इस्तेमाल करो। अब कैसे हो सकती है 5? इसका दिमाग चल सकता है लेकिन चलाना नहीं चाहता। तुम लोग सोचो, इस पूरे की वैल्यू छोटे से छोटी कितनी हो सकती है? हैं? 6 कैसे? तो वो छोटे से छोटी वैल्यू है 6 को 1 रख दो तो कितनी आ रही पूरे की वैल्यू? तो 6 कैसे होती है छोटे से छोटी? आप ये देखो, मैंने इसे होल स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को एक गिरा, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया ना। होल स्क्वायर किसी भी चीज का कम से कम कितना हो सकता है? 0। भाई मैं कह रहा हूं होल स्क्वायर किसी भी चीज का कम से कम कितना हो सकता है? 0, क्योंकि होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, बस होल स्क्वायर 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा। तो ये वाला होल स्क्वायर हद से हद 0 हो सकता है। तो ये पूरी वैल्यू कम से कम 5 रहेगी जब ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। और ये वाला 0 कब होगा? ये तो पूछा था उसने कि ये वाली वैल्यू लीस्ट कब होगी। तो ये लीस्ट यानी ये पूरी लीस्ट, अरे लीस्ट कब होगी? जब ये वाला हिस्सा 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा? यानी कि ये इक्वेशन कहां गई? ये रही। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा कम से कम तब आएगा जब ए की वैल्यू 1 होगी। विल बी लीस्ट
व्हेन ए माइनस वन जीरो। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कम से कम वैल्यू बताओ। वो कम से कम तब होगा जब ये स्क्वायर जीरो होगा, और ये स्क्वायर जीरो तब होगा जब ए की वैल्यू वन होगी। तुम लोगों ने ना अभी 11th में कदम रखा है, तो तुम लोगों को अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। ये सारी चीजें 10th क्लास के बाद सीखने को मिलती हैं। और मजे की बात बताऊं क्या है? मजे की बात, एनसीईआरटी या फिर केवल आरडी के दम पे आप ये सारी चीजें सीख भी नहीं सकते। आज ये देख लो एग्जाम्पलर के कितने क्वेश्चन करोगे, देख के बताओ जरा। 6 या एग्जाम्पलर के 5, एग्जाम्पलर के 5 क्वेश्चन करे। मुझे बता दो उन 5 में से कितनों में सीखने को मिल गया? 5 में 6 एग्जाम्पलर के, ठीक है, 6 एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लिए, और 6 के 6 में कुछ नई चीज मिलेगी ना सीखने को, इसीलिए एग्जाम्पलर करी जाती है बस। क्योंकि एनसीईआरटी करके दिमाग ओपन नहीं होगा। एनसीईआरटी करके आप केवल उस चैप्टर का बेस समझ सकते हो बस। एग्जाम्पलर करके आप उस बेस के ऊपर कुछ खड़ा भी कर सकते हो, नींव के ऊपर। इसलिए एग्जाम्पलर करनी जरूरी होती है हर क्लास में। लेकिन हमने तो 10th में नहीं करी थी। किसी किसी ने करी थी? एक ने करी थी। लोग इसीलिए मैं एग्जाम्पलर करा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, हमारा सिलेबस ठीक चल रहा है। 5th चैप्टर खत्म होने को है, कुछ दिनों में 6th हो जाएगा। स्कूल वालों को तो फर्स्ट सेकंड चल रहे होंगे अभी। स्कूल खुलते ही ना एकदम से वो बन जाएंगे सुपरमैन कह लो, शू, फ्लैश से भी तेज भाई, शू। तो उस बीच में भी करा देंगे, देखिए अभी। होमवर्क है आपके पास, जितना चैप्टर हमने अब तक किया है वो सारा रिवाइज करना है। प्लस ये सारे क्वेश्चन ना जो आज हमने किए हैं एग्जाम्पलर के, ये तुम्हारे रटे हुए होने चाहिए। चाहे घर पे जाके एक बार लिख के देखो, चाहे 2 बार लिख के देखो, चाहे 3 बार। क्योंकि हम एग्जाम्पलर के और क्वेश्चन केवल तभी कर पाएंगे जब हमें ये वाले अच्छे होंगे जो आज करें हमने। ओके।